दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 6 दिसंबर 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। मुस्लिम पुरुषों को एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत देने वाली आईपीसी की धारा और शरीयत कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। जी हां, याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि एक समुदाय को द्विविवाह की इजाजत नहीं दी जा सकती है, यानी कि एक से अधिक विवाह की इजाजत नहीं दी जा सकती है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि जबकि अन्य धर्मों में इस तरीके की बहुविवाह पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है। इसके साथ ही याचिका में गुहार लगाई गई है कि आईपीसी की धारा 494 और शरीयत लॉ की धारा 2 के उस प्रावधान को गैर संवैधानिक करार दिया जाए जिसके तहत मुस्लिम पुरुषों को एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने अर्जी दाखिल करते हुए कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी कि शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 और आईपीएस की धारा 494 मुस्लिम पुरुषों को एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत देता है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि इन प्रावधानों को पूरी तरीके से गैर संवैधानिक घोषित किया जाए। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की परेशानियों को और अधिक बढ़ा दिया है। जी हां, सरकारी तेल कंपनियों ने लगातार 13वें दिन पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी की है। अगर बिहार की बात की जाए तो शनिवार को पेट्रोल के दाम में 27 पैसे प्रति लीटर, वही डीजल के दाम में 25 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। जी हां, शुक्रवार को पेट्रोल के दाम में 20 पैसे तो डीजल के दाम में 23 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। पिछले एक साल की बात करें तो जनवरी फरवरी में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे। जी हां, बाद में मई तक दाम स्थिर हुए थे और लॉकडाउन के बाद पेट्रोल डीजल के दामों में 11 से 13 रुपए तक बढ़ोतरी हुई है। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में भले ही टीआरएस एक बार फिर से सत्ता बरकरार रखने में सफल रही हो, लेकिन उसे काफी नुकसान उठाना पड़ा। जी हां, 2016 के मुकाबले इस चुनाव में बीजेपी ने शानदार सफलता हासिल की है। बीजेपी 4 से 48 सीटों पर जीत दर्ज की है। जी हां, पिछले चुनाव में 99 सीटें जीतने वाले टीआरएस 55 सीटों पर जीती है, वही एआईएमआईएम ने 44 सीटों पर जीत दर्ज की है। जी हां, पिछले चुनाव में भी एआईएमआईएम यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 44 सीटें जीती थी। कांग्रेस ने मात्र 2 सीटों पर जीत दर्ज की है। जहां हैदराबाद की 150 में से 149 सीटों पर 1 दिसंबर को वोट डाले गए थे। असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव परिणाम के बाद जनता का आभार जताया है। जी हां, उन्होंने कहा कि पार्टी के तमाम मेंबर्स का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं। 5 साल पहले भी 44 सीटें थे, इस बार भी वही 44 सीटें जीती हैं। बिहार में रहने वाले युवा जो नौकरी करना चाहते हैं तो फिर इसकी तैयारी कर लें। जी हां, क्योंकि बिहार के गृह विभाग में बड़े पैमाने पर भर्तियां होने जा रही है। इसको लेकर विभाग के द्वारा तैयारियां शुरू हो चुकी है। जी हां, बहुत जल्द नोटिफिकेशन भी जारी किया जा सकता है। खबर के मुताबिक बिहार के गृह विभाग में करीब 12,716 पदों पर बहाली होनी है। इसमें से बिहार पुलिस के चालक सिपाही के 1722 पद और बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा वाहिनी में सिपाही के 8,415 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार में सब इंस्पेक्टर, सार्जेंट, सहायक जेल अधीक्षक और एक्स सर्विसमैन के 2446 पद और स्टेनो एएसआई की 133 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू हो सकती है। जहां विभाग इसको लेकर तैयारियों में जुट गई है। आपको बता दें कि इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू हो सकती है। इसके लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार 12वीं पास और स्नातक निर्धारित किया जा सकता है। इसकी पूरी जानकारी जारी होने वाले नोटिफिकेशन में दी जाएगी। बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों पर सरकार शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। जहां मिली जानकारी के मुताबिक बिहार के सभी सरकारी विद्यालयों पर पढ़ाने वाले अध्यापकों की बड़ी बड़ी तस्वीर फ्लेक्स पर लगाने का आदेश जारी किया गया है। खबर के अनुसार बिहार के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को जारी आदेश में कहा गया है कि स्कूल में तस्वीरों के साथ साथ शिक्षकों का नाम, उनकी योग्यता, उनका पद और मोबाइल नंबर भी अंकित किया जाए, जहां ताकि अभिभावक स्कूलों पर शिक्षकों को आसानी से जान सके। जहां आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने इस संदर्भ में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचना दे दी है। साथ ही साथ कहा गया है कि दिसंबर के अंत माह तक सभी स्कूलों में यह काम हो जानी चाहिए। जहां इसको लेकर तैयारियां बहुत जल्द शुरू हो सकती है।
बिहार सरकार के आदेश के बाद राज्य की 20 जिलों में जमीन का सर्वे किया जा रहा है। जी हां, इस सर्वे के दौरान आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। अगर आप ये ध्यान नहीं रखते हैं तो फिर आपको भविष्य में कोई भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। साथ ही साथ आपको कई तरह की परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। जी हां, इन परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए ये बात आप जान लें जो आपको बताने जा रहे हैं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं विस्तार से। तो जमीन सर्वे के समय 8 बातों का आपको ध्यान रखना है, जहां वरना बड़ा नुकसान होगा। नंबर 1, जमीन सर्वे का काम आप बिहार सरकार के सही सर्वे अधिकारी से ही कराएं। जहां नंबर 2, जमीन सर्वे के समय जमीन का वर्तमान मालिक मौजूद रहे। नंबर 3, दादा परदादा की पुश्तैनी जमीन का वंशावली तैयार रखें। जहां नंबर 4, आप जमीन का नया रसीद भी ऑनलाइन के द्वारा निकाल ले। नंबर 5, जमीन के सही कागजात के साथ ही जमीन का सर्वे कराएं। नंबर 6, जमीन पर केस चल रहा है तो फिर आप कोर्ट का कागजात साथ रखें। नंबर 7, बंटवारा का जमीन है तो फिर सर्वे के समय पंचनामा साथ रखें। नंबर 8, अगर जमीन आपने खुद खरीदा है तो फिर केवाला का कागजात साथ रखें। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान में एलजेपी का एनडीए से अलग राह चुन कर अपने दम पर चुनाव लड़ने के निर्णय और मिली करारी हार का ठीकरा अब पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान पर फूटने लगा है। जहां चुनाव के दौरान सीएम नीतीश कुमार को जेल भेजने और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने का दावा करने वाले चिराग पासवान को अपने ही घर में बगावत झेलनी पड़ रही है। एलजेपी के नेता अब राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से ही इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। जहां पार्टी के कई नेताओं ने चिराग पासवान पर विधानसभा चुनाव में राजद कांग्रेस को फायदा पहुंचाने का आरोप तक लगा दिया है। जी हां, एलजेपी के महासचिव केशव सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से इस्तीफे की मांग की तो पार्टी ने केशव पर ही एक्शन ले ली और एलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और चिराग पासवान के भाई प्रिंस राज ने उन्हें तत्काल पार्टी से निष्कासित कर दिया। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले कई दिनों से किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इन किसानों को कई राजनीतिक पार्टियां और संगठनों का समर्थन भी मिल रहा है। इसी कड़ी में अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे विभिन्न किसान संगठनों से शुक्रवार को फोन पर बात की है और उन्हें आश्वासन दिया है कि तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी उनके समर्थन में अगले हफ्ते से बंगाल में प्रदर्शन करेगी। अयोध्या के धन्नीपुर में बनने वाली मस्जिद का खाका तैयार कर लिया गया है। जी हां, जनवरी के मुताबिक इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन ट्रस्ट ने मस्जिद का डिजाइन तैयार कर लिया है। जी हां, मस्जिद 2 मीनारों वाले अंडाकार आकार में होगी। इसके अलावा 2000 लोग परिसर में एक साथ नमाज अदा कर सकेंगे। आपको बता दूं कि जामिया मिलिया इस्लामिया में आर्किटेक्चर विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर एसएम अख्तर को डिजाइन बनाने की जिम्मेवारी सौंपी गई थी। जी हां, मस्जिद में रोशनी की व्यवस्था सौर ऊर्जा के माध्यम से होगी। यही नहीं, जल संरक्षण की भी व्यवस्था की होगी। जहां मस्जिद तकरीबन 15,000 वर्ग फीट में तैयार की जाएगी। मस्जिद की मीनारें सीधे ना होकर हल्के गोलाकार होगी। जहां सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई इस जमीन पर मस्जिद के साथ अस्पताल, इंडो इस्लामिक रिसर्च सेंटर और कम्युनिटी किचन भी बनाया जाएगा। जहां गौरतलब है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मस्जिद बनाने के लिए दी गई 5 एकड़ जमीन में एक मस्जिद, सांस्कृतिक एवं अनुसंधान केंद्र, सामुदायिक रसोई, एक अस्पताल और एक पुस्तकालय सहित जन उपयोगी केंद्र के निर्माण के लिए इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन नाम से एक न्यास बनाने की घोषणा 29 जुलाई को ही की थी। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ सिंगू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों को देश भर से समर्थन मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच मुस्लिमों ने भी धरना स्थल पर पहुंचकर उनके लिए लंगर का प्रबंध किया है। 25 सदस्यीय मुस्लिम टीम बुधवार से ही सामुदायिक रसोई किसानों के लिए चला रही है। जी हां, मुस्लिम फेडरेशन ऑफ पंजाब की टीम के प्रमुख फारूकी मुबीन हैं। जी हां, उन्होंने कहा है कि उनकी टीम हर किसी को भोजन देने वाले अन्नदाता की सेवा के लिए सिंगू बॉर्डर पर आई है। उन्होंने आगे की रणनीति का खुलासा करते हुए बताया कि जब तक किसानों का प्रदर्शन जारी रहेगा तब तक लंगर भी 24 घंटे चलता रहेगा। जहां उन्होंने कहा है कि किसान उनके लिए बहुत कुछ करते हैं, अब हमारी बारी है कि हम उनके लिए कुछ वापस कर सकें। उन्होंने कहा है कि किसानों का ख्याल रखना हमारी जिम्मेवारी है। हमारे 25 स्वयं सेवकों की एक टीम है और हम लंगर चालू रखने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। प्याज के साथ आलू की लगातार बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। जी हां, त्योहारी सीजन के बाद आलू के दाम में और अधिक इजाफा देखा गया है। ज्यादातर शहरों में आलू 50 रुपए किलो बिक रहा है, लेकिन अब जल्द ही आसमान छू रही कीमतों में राहत मिलने की उम्मीद है। इसकी सबसे बड़ी वजह पश्चिम बंगाल से सप्लाई बढ़ना है। जी हां, हालांकि पश्चिम बंगाल में भी ये अभी 50 रुपए किलो बिक रहा है। वहीं बिहार के दरभंगा जिले में कीमत 45 रुपए, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में यह 45 रुपए और फिर दिल्ली के एनसीआर में आलू 50 रुपए किलो बिक रहा है।
केंद्र सरकार के बनाए गए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के समर्थन में देश के कई लोग खुलकर सामने आ रहे हैं। जी अब धीरे धीरे यह आंदोलन विदेशों तक भी पहुंचता जा रहा है। दुनिया भर में रह रहे सिख और पंजाबी लोग किसान आंदोलन से जुड़ते जा रहे हैं। जे इस बीच ब्रिटेन के कुछ सांसदों में इस बिल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा करने की बात कही गई है। जी आपको बता दें कि ब्रिटेन के भारतीय मूल और पंजाब से संबंध रखने वाले 36 सांसदों ने कृषि बिलों को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी के साथ यह मुद्दा उठाने की बात कही है। एक पत्र में कहा गया है कि यह ब्रिटेन में सिखों और पंजाब से जुड़े लोगों के लिए विशेष रूप से चिंता का विषय है। जी हालांकि यह अन्य भारतीय राज्यों पर भी भारी पड़ता है। जी कई ब्रिटिश सिखों और पंजाबियों ने अपने सांसदों के साथ इस मामले को उठाया है, क्योंकि वे पंजाब में परिवार के सदस्यों और पैतृक भूमि से सीधे प्रभावित थे। यह कहते हुए कई सांसदों ने हाल ही में भारतीय उच्चायोग को भारत के 3 कृषि कानूनों के प्रभाव के बारे में लिखा था। जी पत्र में आरोप लगाया गया है कि वे किसानों को शोषण से बचाने और उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने में विफल है। हैदराबाद नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भले ही दूसरे स्थान पर रही हो, लेकिन भगवा पार्टी को इस चुनाव में तेलंगाना में जश्न मनाने के लिए बड़ा मौका दे दिया है। जी इस चुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान टीआरएस को हुआ है। पिछले चुनाव में 99 सीटों के साथ नगर निगम पर कब्जा करने वाली टीआरएस को इस चुनाव में काफी नुकसान हुआ है। जहां उसके बाद अगर किसी को नुकसान हुआ है तो वह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि एआईएमआईएम है। जी हाँ, ओबीसी की पार्टी की भले ही 44 सीटों में जीतने में सफल रही हो, लेकिन बीजेपी का उससे आगे निकलना ये कई मायनों में एमआईएम के लिए खतरे की घंटी है। हालांकि एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को कहा है कि पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से भाजपा का मुकाबला करती रहेगी। जी हां, इतना ही नहीं, उन्होंने इसे बीजेपी की लहर मानने से साफ इनकार कर दिया। जी उन्होंने कहा कि लहर कहां है, अगर लहर आई होती तो बीजेपी महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में नहीं हारती। डीआरआई को सोना तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हाथ लगी है। जहां 3 दिनों के भीतर विदेश से लाए गए सोने की दूसरी खेप पटना में पकड़ी गई है। जहां पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस से गुरुवार देर शाम तस्करों से 2 किलो सोना बरामद किया गया है। 2 तस्कर भी पकड़े गए हैं। जहां डीआरआई पटना को सूचना मिली थी कि डिब्रूगढ़ राजधानी पटना से सोना की तस्करी हो रही है। जहां सूचना पर टीम ने पाटलिपुत्र स्टेशन पर ट्रेन रुकते ही कार्रवाई शुरू कर दी। जहां 2 व्यक्ति की तलाशी ली गई तो फिर उनके पास वस्त्रों में छिपाकर रखे गए 1-1 किलो सोना बरामद हुआ। जी दोनों के पास 6 सोने की बिस्किट थे। बरामद सोने की कीमत 1 करोड़ 1 लाख रुपए आंकी गई है। जहां गिरफ्तार किए गए तस्करों में सुनील लोन और रवि चंगुल शामिल है। दोस्तों बड़ी खबर बिहार के सियासी गलियारों से सामने आ रही है। जहां किसान आंदोलन के समर्थन में तेजस्वी यादव के पटना के गांधी मैदान में धरना प्रदर्शन को रोक दी गई है। जहां जिला प्रशासन द्वारा मैदान के अंदर रह रहे लोगों को निकालकर उसे सील कर दिया गया। जहां प्रशासन द्वारा साफ तौर पर कह दिया गया है कि गांधी मैदान धरना स्थल नहीं है, इसीलिए यह कार्रवाई की गई है। प्रशासन द्वारा रोक लगाए जाने पर और गांधी मैदान को सील किए जाने के बावजूद बाहर ही 4 नंबर गेट पर कई नेता धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। इस बीच धीरे धीरे सभी गठबंधन में शामिल राजद, कांग्रेस और वाम दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला भी जारी रहा। जी हां, जिला प्रशासन के लोग भी मौके पर मौजूद हैं। बिहार के राज्यपाल एवं कुलपति फागू चौहान ने बिहार के सभी विश्वविद्यालयों के लंबित परीक्षाओं को लेकर बढ़ती जा रही उदासीनता पर सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। जहां राजभवन द्वारा खासतौर से 5 विश्वविद्यालयों की सुस्ती पर नकेल कसने की तैयारी है। इन विश्वविद्यालयों को लंबित परीक्षाओं को लेकर कैलेंडर बनाने का निर्देश भी दिया गया है। जहां कुलपतियों के साथ हुई बैठक में सभी लंबित परीक्षाएं आयोजित करवाने एवं पेंडिंग परीक्षा फल को जल्द प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया है। राज्यभवन में राज्यपाल फागू चौहान ने विश्वविद्यालयों के प्रदर्शन को लेकर दिन भर चला मैराथन मीटिंग की समीक्षा की। इसमें सभी लंबित परीक्षाओं को समय पर करने की चर्चा के साथ ही ऑनलाइन डिग्री वितरण पर विमर्श किया गया। साथ ही ऑनलाइन बेहतर पढ़ाई कैसे हो, इस पर भी चर्चा हुई। सभी विश्वविद्यालय को ऐसी व्यवस्था करने को कहा गया है कि परीक्षा और रिजल्ट के बाद जनवरी अंत में दीक्षांत समारोह हो सके। दिसंबर का मौसम शुरू होते ही कोहरा छाने लगा है। जहां इस वजह से विमानों को लैंडिंग कराने में परेशानियां होने शुरू हो गई है। 8 नवंबर 2020 से शुरू हुए दरभंगा एयरपोर्ट पर यह परेशानियां कुछ अधिक ही झेलनी पड़ रही है। बीते बुधवार को भी स्पाइस जेट की मुंबई से दरभंगा आने वाले विमान पटना में लैंडिंग हुई थी। जहां शुक्रवार को मुंबई और बेंगलुरु के लिए फ्लाइट कैंसिल हो गई थी। दरभंगा और इसके आसपास के 12 जिलों के लोग पहले से बुक कराए गए टिकट के आधार पर फ्लाइट पकड़ने तो आ रहे हैं, लेकिन खराब मौसम की वजह से इसके कैंसिल हो जाने से
निराश होकर वापस लौटने को मजबूर हो जाते हैं। सुविधाओं के अभाव को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि दरभंगा एयरपोर्ट फिलहाल सीजनल एयरपोर्ट बनकर ही रह जाएगा। जी हां, और जाड़ों के मौसम में घने कोहरे की वजह से फिलहाल इसे बंद करना पड़ सकता है। नेता प्रतिपक्षी तेजस्वी यादव ने केंद्र के नए कृषि कानूनों को किसान विरोधी बताते हुए आंदोलन का ऐलान कर दिया है। जिसमें कल तेजस्वी यादव की अगुवाई में महागठबंधन के नेता गांधी मैदान में धरने पर बैठे। जी हां, गांधी मैदान के गेट नंबर 4 के बाहर राजद कार्यकर्ता कृषि कानून के विरोध में हाथों में तख्तियां लेकर जुड़ गए हैं। जी हां, तेजस्वी यादव ने आरोप जरा दिया है कि केंद्र के किसान और मजदूर विरोधी फैसलों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सहभागी हैं। जी हां, केंद्र सरकार आज जो बातचीत कर रही है वे कानून बनाने से पहले होनी चाहिए थी। उन्होंने राज्य के सभी किसानों और संगठनों से बिल के खिलाफ सड़क पर उतरने की अपील की है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार कृषि क्षेत्र को भी प्राइवेट कंपनियों को देने की साजिश रच रही थी। जी हां, राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री शिवानंद तिवारी ने कहा कि किसान आंदोलन आज मोदी सरकार के समक्ष गंभीर चुनौती बना हुआ है। संयोग है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत बिहार में ही है। जी हां, लेकिन इस संदर्भ में अभी तक उनकी कोई भी राय देश के सामने नहीं आई है। उनकी राय देश जानना चाहती है। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर हरियाणा से सामने आ रही है, जहां हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कोरोना संक्रमित हो गए हैं। जहां उन्होंने खुद ट्विटर पर इसकी जानकारी दी है। अनिल विज ने ट्वीट करके बताया है कि मैं कोरोना संक्रमित पाया गया हूं और अभी सिविल अस्पताल अंबाला कैट में भर्ती हूं। जो लोग भी बीते कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं उनसे यह अपील है कि वे भी अपना टेस्ट करा लें। जी हां, आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें बड़ी बात क्या है, तो बड़ी बात यह है कि अनिल विज ने 15 दिन पहले ही कोरोना वैक्सीन प्रशिक्षण में वॉलंटियर्स के तौर पर कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया था। जी हां, कोरोना वैक्सीन का टीका लगाने के बावजूद भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। कोरोना महामारी के बचाव के लिए भारत बायोटेक और भारत चिकित्सा अनुसंधान परिषद की दवा वैक्सीन की तीसरे चरण का प्रशिक्षण चल रहा है। बिहार के गोपालगंज जिले के एक भाजपा नेता का लुंगी डांस करते वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में भाजपा नेता एक डांसर के साथ ठुमके लगाते दिख रहे हैं। भाजपा नेता ने इस वीडियो में काफी फुहर तरीके से डांस किया है। लोग इस वीडियो को देखने के बाद भाजपा नेता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जी हां, आपको बता दूं कि ये वीडियो हम आपको दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि ये वीडियो बहुत ही अश्लील तरीके से शूट किया गया है। यह भाजपा नेता ने इस वीडियो को पुराना बताया है। यह वीडियो किसी समारोह का लग रहा है। जब बताया जा रहा है कि यह वीडियो किसी शादी समारोह में रिकॉर्ड किया गया है। यह शादी नवंबर महीने के आखिरी हफ्ते में हुई थी। भाजपा नेता भी इस शादी में शामिल होने गए थे, जहां शादी में नाच गाने की भी व्यवस्था थी। जहां कुछ लोगों के कहने पर भाजपा नेता भी नाचने के लिए स्टेज पर चढ़ जाते हैं। कुर्ते पाजामे में पहुंचे नेताजी लुंगी डांस करने के लिए अपने गमछे का सहारा लेते हैं। जहां उन्होंने गमछे को ही लुंगी की स्टाइल में लपेटे रखा है। दोस्तों, एक और सरकार लोकल फॉर वोकल का नारा दे रही है और जरूरत की सामग्री का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। वहीं दूसरी ओर आधुनिकता की दौड़ में परंपरागत और पुश्तौनी कारोबारी छीन रहा है। जिस मिट्टी की मूर्ति की लोग ऑनलाइन खरीद रहे हैं, वही मिट्टी की मूर्ति स्थानीय लोग तो बना रहे हैं लेकिन खरीदारी नहीं मिल रहा है। जी हां, ऐसे में लोकल फॉर वोकल का नारा कम से कम बिहार के शिवहर जिले में तो नकारा साबित हो रहा है। जी हां, मिट्टी नहीं मिलने के कारण और कीमतों में वृद्धि और स्थानीय ग्राहकों की उदासीनता के चलते मिट्टी की मूर्ति निर्माण से जुड़े लोगों का पुश्तैनी कारोबार अब छिनता जा रहा है। जी हां, वैसे कुम्हारों की चाक की रफ्तार अब थमने लगी है। न केवल मिट्टी की मूर्ति बल्कि मिट्टी के बर्तन और अन्य चीजों के भी अब खरीदार नहीं मिल रहे हैं। जी हां, शिवहर सहित सीमांचल और मिथिलांचल में कुम्हारों द्वारा खपरा गढ़ने का काम व्यावसायिक रूप से होता था। जी हां, तब इसके खरीदार भी बहुत पैमाने पर थे। सीजन के समय खरीदारों की लाइन लगी होती थी। नवंबर महीने से खपरा काटना का कारोबार शुरू होता था जो अप्रैल महीने तक चलता था। अप्रैल महीने के बाद इसकी बिक्री की जाती थी। जी हां, लोगों में भी खपरेल घर बनाने का काम चलता था। इस घर में ना तो इतनी ठंड लगती थी और ना ही गर्मी। आधुनिकता के इस दौर में लोगों ने खपरेल घर बनाना छोड़ दिया। तब से ये व्यवसाय पूरी तरीके से बंद हो गया है। जी हां, दूसरी ओर कई कुम्हार जरूरत के हिसाब से मिट्टी के बर्तन गढ़ने का काम अभी कर रहे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने नगर विकास और आवास विभाग के योजनाओं की समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने कई आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि विभाग की ओर से लीज पर जमीन देने का काम बंद कर दिया जाए। जी हां, जिन निकायों में जमीन लीज पर दी गई है उसे रद्द करके रिव्यू किया जाए। जमीन लीज पर देने के लिए एक स्पष्ट नीति बने। जी हां, इसके लिए विधि विभाग और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से राय ली जाए। उन्होंने कटिहार से अंबेडकर कॉलोनी के लीज समाप्त करने के निर्देश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री
मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि नल जल योजना में लीकेज के संबंध में एक विवरणी तैयार की जाए, उसे पोर्टल पर डाला जाए। इसके अलावा सड़क पर रोड कटिंग नहीं की जाए। कार्यपालक अभियंता और संवेदक के बीच संवाद होकर यानी कि बातचीत होकर सड़क ठीक करने की फोटोग्राफी कराया जाए। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरों में गरीबों के लिए 1 लाख आवास बनाए जाएंगे, जहां स्लम क्षेत्र में मल्टी स्टोरी भवन का निर्माण होगा। शहरों में पार्क एवं सौंदर्यीकरण का काम किया जाएगा। इसके लिए सभी निकायों में एक नीति निर्धारित की जाए, जहां राज्य में बने सभी सार्वजनिक शौचालयों का रंग एक होगा। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि पानी के टैंकरों और टैंक की सफाई के लिए एक मानक तैयार हो। टंकी की सफाई के बाद उसकी तारीखें टंकी पर लिखी जाए। कृषि बिल के विरोध में दिल्ली में चल रहे किसानों के आंदोलन के समर्थन में विपक्षी दलों का सूर तेज हो गया है। जी हां, महागठबंधन में शामिल राजद और कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी समेत असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी केंद्र के खिलाफ मुकर है। जी हां, कृषि बिल को किसान विरोधी बताते हुए केंद्र सरकार की आलोचना कर रहे नेताओं का कहना है कि भाजपा सरकार उद्योगपतियों के इशारे पर काम कर रही है। खेत में मेहनत मजदूरी करने वाले अन्नदाताओं की कोई सुध नहीं ले रही है। जी हां, सरकार पूरी तरीके से किसानों की अनदेखी कर रही है। किशनगंज के कांग्रेस विधायक इजहारुल हुसैन ने कहा है कि किसान विरोधी नए कृषि कानूनों से बड़ी कंपनियों को जमाखोरी और कालाबाजारी की छूट मिलेगी। खेती किसानी जो अब तक निजीकरण से बची हुई थी, उस पर भी निजी कंपनियों का राज होगा। इसे तत्काल वापस लेना चाहिए। जहां किसानों की मांग जायज है। कोचा धामन से AIMIM की विधायक हाजी इजहार अस्पी ने कहा कि किसानों की मांगे वाजिब है। सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करते हुए किसानों के हक में निर्णय लेना चाहिए। जहां खेती किसानी ही इस देश की मूल पूंजी है, इसलिए हमें किसानों के लिए हमेशा बेहतर करने की जरूरत है। केंद्र सरकार को किसानों के हक मारी नहीं बल्कि उनके हक और अधिकार के बारे में सोचना होगा। जहां सरकार से हमारी गुजारिश है कि किसानों के हित में फैसला लें। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के प्रमुख ने कहा है कि कोरोना के सफल प्रशिक्षण को देखते हुए अब हम इस महामारी के जल्द खत्म होने के सपने देखना शुरू कर सकते हैं। जी, इसके साथ ही उन्होंने शक्तिशाली और अमीर देशों से अपील की है कि टीकाकरण के दौरान सभी ये सुनिश्चित करें कि उनके देश के गरीबों और हाशिए पर खड़े लोगों को भी इसका लाभ आसानी से मिल सके। दोस्तों, अगर आपको गैस सिलेंडर की बुकिंग कराने में दिक्कत आ रही है तो फिर अब आप घर बैठे सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करके गैस सिलेंडर की बुकिंग कर सकते हैं। जी हां, भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनियां जैसे कि भारत गैस, इंडियन गैस और HP गैस भी ग्राहकों को व्हाट्सएप से सिलेंडर बुक करने की सर्विस दे रहे हैं। जी हां, तो आइए आपको बताते हैं कि कैसे आप सेकेंड में व्हाट्सएप के जरिए गैस बुक करा सकते हैं। भारत गैस की बुकिंग के लिए आपको मोबाइल में 1800224344 यानी कि 1800224344 नंबर सेव करना पड़ेगा। यह नंबर सेव करने के बाद आपको व्हाट्सएप पर जाना होगा। इसके बाद सेव किए गए भारत गैस यानी कि भारत पेट्रोलियम स्मार्ट लाइन नंबर को खोलें। इसके बाद व्हाट्सएप पर हाय हेलो लिख करके भेज दें। तुरंत ही रिप्लाई आएगा जिसमें व्हाट्सएप पर एजेंसी द्वारा स्वागत किया जाएगा। जहां सिलेंडर जब भी बुक करना हो अब आप व्हाट्सएप ऐप पर बुक लिखकर भेज दें। जहां बुक लिखकर भेजते ही आपको ऑर्डर डिटेल्स मिलेगी और किस दिन सिलेंडर डिलीवर होगा यह भी व्हाट्सएप पर लिखकर आएगा। जी हां, आपको बता दूं कि इंडियन गैस के ग्राहक 7588888824 यानी कि 7588888824 नंबर पर बुक कर सकते हैं। जी हां, उपभोक्ता इस नंबर को अपने मोबाइल में सेव करें। इसके बाद व्हाट्सएप ओपन करें, सेव किए गए नंबर को खोलें और फिर अपने उस रजिस्टर्ड नंबर से बुक या फिर रिफिल हैशटैग लिख करके भेज दें। रिफिल हैशटैग लिखकर भेजते ही ऑर्डर पूरा होने का जवाब आएगा। जी हां, रिप्लाई में सिलेंडर बुकिंग की डिलीवरी कब होगी इसकी डेट भी लिखी होगी। दोस्तों, बिहार चुनाव के बाद से एनडीए में जारी उठापटक पर अब नीतीश कुमार सरकार के मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। जी, नीतीश सरकार में बीजेपी कोटे से मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा है कि चिराग पासवान एनडीए में थे और एनडीए में ही रहेंगे। जीवेश ने यह बयान मुजफ्फरपुर दौरे पर कार्यकर्ताओं से मिलने के दौरान किया है। बिहार विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद भी बिहार में लगातार नए राजनीतिक समीकरण नजर आ रहे हैं। जहां वही आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की जेडीयू में जाने की अटकलें तेज हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार नीतीश कुमार से उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात भी हो चुकी है। जहां सीएम हाउस में 3 दिन पहले ही नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात हो चुकी है। खबर ऐसी भी आ रही है कि जेडीयू में आरएलएसपी का विलय भी हो सकता है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा को सफलता नहीं मिली थी और उनकी पार्टी पूरी तरीके से धराशायी हो गई थी।
बिहार में नौकरी की चाहत रखने वाले युवाओं को अमीन के पदों पर नौकरी करने का मौका मिल सकता है। जय मिली जानकारी के मुताबिक बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अमीन के 550 पदों पर भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। आपको बता दें कि बिहार में जमीन सर्वे का काम किया जा रहा है, जिसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को अमीन सहित कई कर्मचारियों की जरूरत पड़ रही है। सर्वे के काम में तेजी लाने के लिए विभाग कई पदों पर भर्तियां निकाल सकती है। इच्छुक उम्मीदवार इस भर्ती प्रक्रिया पर नजर बनाए रखें। आपको बता दूं कि अमीन के पदों पर भर्ती को लेकर संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद को सूचना भेज दी गई है। इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। यह अमीनों की बहाली के बाद इन्हें इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन मशीन यानी कि ATS की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद इन्हें सर्वे के काम में लाया जाएगा। यह योग्यता और आवेदन की तिथि बहुत जल्द जारी की जाएगी। दोस्तों, हाल ही में संसद द्वारा पास हुए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्ष के कई राजनीतिक दलों ने इस आंदोलन का समर्थन किया है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर किसानों के खिलाफ अन्याय करने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि बिहार का किसान MSP APMC के बिना बेहद मुसीबत में है। ये बिहार का किसान बहुत मुसीबत में है और अब PM ने पूरे देश को इसी कुएं में ढकेल दिया है। जी, ऐसे में देश के अन्नदाता का साथ देना हमारा कर्तव्य है। दोस्तों, यूपी बिहार बस समझौते में यात्रियों के लिए राहत की खबर है। जी हां, शासन ने यूपी बिहार के बीच 4 रूटों पर बसें चलाने का निर्णय लिया है। इनमें तय रूटों के लिए 16 रोडवेज बसों के परमिट भी जारी कर दिया गया है। जी हां, AC जनरत्र बसों के रूट और किराया तय कर दिया गया है। वहीं समय सारणी तय की जा रही है। बसों का संचालन 8 दिसंबर से शुरू होगा। जब परिवहन निगम के मुख्य प्रबंधक संचालक PR बेलवारियर बताते हैं कि बिहार परमिट का मुद्दा काफी दिनों से लटका रहा है। दोनों राज्यों के बीच आपसी बातचीत के बाद परमिट मंजूर किए गए हैं। इनमें यूपी के 4 शहरों के बिहार के 4 शहरों के बीच बस संचालन 8 दिसंबर से प्रस्तावित है। बसों में एडवांस सीटों की बुकिंग 5 दिसंबर से ऑनलाइन शुरू होगी, यानी कि आज से एडवांस बुकिंग शुरू होगी। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस ये था। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।